प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। आज हम सेनापति के श्लेष वर्णन के अंतर्गत आए कवित की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम सेनापति के श्लेष वर्णन की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। कवि सेनापति रीतिकालीन कवियों में एक विशेष महत्व रखते हैं। श्लेष सौंदर्य के लिए वे संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। श्लेष में एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार दो प्रकार का माना जाता है, शब्दगत श्लेष एवं अर्थगत श्लेष। हिंदी साहित्य में शब्दगत श्लेष अलंकार का ही अधिकतर प्रयोग हुआ है। इस कारण सेनापति ने भी शब्द श्लेष की ओर ही विशेष ध्यान दिया है। अर्थगत श्लेष का एक भी स्वतंत्र उदाहरण कवित्र रत्नाकर उनकी रचना में नहीं पाया जाता है, नहीं मिलता है। सेनापति को शब्दगत श्लेष इतना प्रिय रहा है कि उन्होंने कवित्र रत्नाकर की पहली तरंग में ही अपनी श्लिष्ट रचनाओं को रखा है। वस्तुतः सेनापति अपनी कविता में मौलिकता रखना चाहते थे, इसलिए उनके अनुसार अधिकांश कवि अर्थात चरणों की या पदों की चोरी कर लिया करते थे, क्योंकि रीति काल में राज दरबारी संस्कृति थी और राज दरबार में अपनी पैठ बनाने के लिए कुछ कवि दूसरे कवियों की पंक्तियों को चुरा करके वाहवाही लूट लिया करते थे। तो इसलिए सेनापति ऐसा नहीं चाहते थे। अतः अपनी कविता को इस तरह की चोरी से बचाने के लिए उन्होंने श्लेष सौंदर्य का सहारा लिया है। रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति अपनाई है। इसी कारण सेनापति ने श्लेष वर्णन में विशेष रुचि दिखाई। किसी भी श्लिष्ट छंद को पढ़ते समय हम सर्वप्रथम यह जानना चाहते हैं कि कवि ने कौन सी दो बातों का वर्णन किया है इसमें। इस बात को जाने बिना श्लिष्ट छंदों को पढ़ने में कुछ भी आनंद नहीं आ सकता है। प्रायः प्रत्येक श्लिष्ट छंद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम उस छंद की कुंजी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसके दोनों पक्षों का हमें पता चलता है। इस दृष्टि से कवित्र रत्नाकर के श्लिष्ट छंदों को हम कई रूपों में देखते हैं। कवित्र रत्नाकर के प्रारंभ में अधिकतर श्लिष्ट अर्थ वाले कवित्र रचे गए हैं। सेनापति ने शब्दगत श्लेष का ही प्रयोग किया है, लेकिन उनमें विभिन्न अर्थालंकारों का भी आंशिक समावेश किया है। अर्थालंकारों में भी उपमा मूलक अलंकारों को बहुधा अंतिम चरण में रखा है और ये ही वास्तव में श्लिष्ट रचनाओं की कुंजी है, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्त किए गए उपमेय तथा उपमान उन कवित्वों के दोनों पक्षों को हमें बतलाते हैं। इनमें उपमेय प्रधान रूप से नायिका ही है, किंतु उपमान बड़े विचित्र अद्भुत रखे गए हैं। सेनापति के वे सभी श्लेष सरसतापूर्ण हैं, जिनमें उपमेय एवं उपमानों में किसी न किसी प्रकार का सादृश्य है। उपमा, उत्प्रेक्षा एवं रूपक आदि अलंकारों की रमणीयता सादृश्य पर निर्भर होती है। जिन जिन स्थलों पर सेनापति ने इन सादृश्य मूलक अलंकारों का ध्यान रखा है, वहां शब्द श्लेष की क्लिष्ट पद योजना से भी पर्याप्त सरसता आ गई है। सेनापति के अधिकांश कवित्व ऐसे हैं जिनकी कुंजी अंतिम चरण में हमको मिलती है। सेनापति ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए परस्पर दो विरोधी बातों का श्लिष्ट वर्णन एक ही कवित्व में रखने का असाधारण कार्य किया है। इसके लिए उनका भाषा पर पूर्ण एकाधिकार है। उन्होंने ऐसे शब्दों का उचित अवसर पर एवं सुंदरता से निर्वाह किया है। परिणाम स्वरूप उनके कवित्व में सरसता व्याप्त है। सेनापति ने कवित्व में श्लेष का सरल प्रयोग किया है, जिसमें दोनों पक्षों का अर्थ जानने में कठिनता नहीं होती। सेनापति का श्लेष वर्णन अत्यधिक चमत्कारी है। अधिकतर समीक्षकों का मत है कि सेनापति ने श्लेष वर्णन के प्रयोगों में केवल मस्तिष्क की ही करामात नहीं दिखाई है, अपितु अपने भाव पक्ष का भी पर्याप्त ध्यान रखा है। इस कारण उनके श्लेष सौंदर्य में विदग्धता के साथ साथ सहृदयता एवं भावात्मकता का अच्छा समावेश हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी कवित्व शक्ति और भावानुभूति का उचित समन्वय करके श्लेष सौंदर्य का चित्रण किया है। आज हम जिस कवित्व की व्याख्या करेंगे, इन सभी विशेषताओं को उस कवित्व में देखेंगे। व्याख्या इस प्रकार है। बानी सो सहित सुबरण मुह रहे जहां, धरति बहुभांति अर्थ समाज को, संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक यामी, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, सुने महाराज चोरी होत चार चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, लीजियो बचाई जो चुरावे ना ही कोई सौंपी,
बित्त की सी थाती है, कभी तन की राज को। कवि सेनापति द्वारा इस अवतरण में श्लेष वर्णन किया गया है। तो इसमें कवि ने अपने कवित्व और धरोहर न्यास या धन संपदा के श्लिष्ट के रूप में यहाँ पे वर्णन किया है। कवि ने अपने कवित्व एवं धरोहर न्यास या धन संपदा का यहाँ पे श्लिष्ट वर्णन किया गया है। इस अवतरण की हम दो तरह से व्याख्या करेंगे। पहली हम उनके कवित्व के पक्ष में और दूसरी व्याख्या करेंगे हम धरोहर के पक्ष में। पहले हम कवित्व के पक्ष में इसकी व्याख्या करते हैं। बानी सु सहित सुवर्ण मुह रहे जहां, धरती बहु भांति अर्थ समाज को। बानी, कवित्व के संबंध में इस बानी शब्द का अर्थ होगा वाणी या सरस्वती। सुवर्ण अर्थात अच्छे वर्ण, मुंह अर्थात मुख में, धारती अर्थात रखना या धरते हैं या रखा जाता है। बहु का अर्थ होता है नाना, भांति अर्थात प्रकार से, अर्थ अर्थात उसका भाव या अर्थ, समाज का अर्थ यहाँ पे होगा समूह। तो कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि बानी सुसहित अर्थात सरस्वती के सहित अर्थात सरस्वती के साथ, सुवर्ण मुंह रहे जहाँ की अच्छे वर्ण मुख में रहते हैं, धरती बहुभांति अर्थ समाज को, कि जो अच्छे वर्ण जो मुख में रखते हैं उसके कई भाव अर्थात कई अर्थों का जो समूह है अर्थात अनेक अर्थ उसमें से निकलते हैं। अर्थात कि मेरे कवित्व के अंतर्गत जितने भी वर्ण अर्थात जितने भी सुंदर वर्णों का मैंने प्रयोग किया है, उपयोग किया है, उन सभी का बड़ा ही भावात्मक अर्थ निकलता है। अर्थात कि वो अपने आप में बहुत सारे अर्थों को समाये हुए रहते हैं। अर्थात कि उनमें अर्थ का एक भंडार है, अर्थ का एक समूह निहित है। अर्थात कवि का यहाँ कहने का भाव यह है कि मेरे कवित्व में ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो श्लिष्ट अर्थ रखते हैं, अर्थात बहुत सारे अर्थों को अपने आप में समाये हुए हैं। संख्या कर लीजिए अलंकार हैं अधिक यामे, यामे अर्थात इनमें अर्थात किसमें, कवित्व में, और संख्या कर लीजिए अर्थात की गणना कर लीजिए। अलंकार अर्थात काव्य में जो अलंकार होते हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, राखो अर्थात रखो, रखिए, मति अर्थात बुद्धि, और सरस का अर्थ आनंद के सहित या रस के सहित, साज का अर्थ सुशोभित होना या सुसज्जित करना या सजाना। तो कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मेरी कविता में अलंकार भी अधिक मात्रा में हैं, कि आप चाहें तो इन्हें गिन सकते हैं अर्थात इनकी गणना कर सकते हैं। आप ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कवित्वों को अपनी बुद्धि में सदैव सुसज्जित करके रखिए, अर्थात कि उनको स्मरण करके रखिए, अर्थात कि उनको अपनी बुद्धि में सुसज्जित करके रखिए, कि मेरे जो कवित्व के अंतर्गत अधिकाधिक जितने भी अलंकार हैं अर्थात उनकी गणना करके अपनी अच्छी बुद्धि में, अर्थात कि आप बड़े बुद्धिमान हैं कि वो अपने बुद्धि में उनको सुसज्जित करके रस सहित उनको रख सकते हैं, अर्थात कि वो अपने आप में इतने सरस हैं कि उनको स्मरण किया जा सकता है, अर्थात स्मरण करके बुद्धि में सुसज्जित रखा जा सकता है। सुने महाराज चोरी होत चार चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। सुने अर्थात सुनो, महाराज का यहाँ पे अर्थ है जो गुणी जन, श्रेष्ठ जन या महापुरुष होते हैं उनके लिए उनको संबोधित कर कहते हैं चोरी अर्थात चोरी। चार चरण, यहाँ कवित्व के पक्ष में हम इसका अर्थ करेंगे तो चार चरण अर्थात काव्य में जो चार चरण होते हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हे महापुरुषों अर्थात कि हे बुद्धिमान पुरुष या हे महापुरुष, सुनिए कि आजकल तो छंद के चारों चरणों की चोरी हो जाती है, क्योंकि यह रीतिकालीन राज दरबारी संस्कृति को यहाँ पे हम उनकी प्रवृत्ति को देख सकते हैं कि किस प्रकार की वो राज दरबार में जो लोग अपनी प्रशंसा के लिए दूसरे कवियों की जो रचनाएं हैं या उनके जो चरण हैं कविता के वो चुरा लिया करते थे। तो उसी ओर इशारा करते हुए सेनापति कहते हैं कि हे महापुरुषों सुनिए, आजकल तो छंद के चारों चरणों की चोरी हो जाती है, इसलिए सेनापति कवि कहते हैं अति शीघ्रता से, ताते का अर्थ यहाँ पे शीघ्रता से, बिना विलंब किए, तजी करी अर्थात त्याग करके, ब्याज तो यहाँ पे कवित्व के पक्ष में ब्याज का अर्थ होगा बहाना, अर्थात कि मैं कोई भी बहाना नहीं बना रहा हूँ, अर्थात बिना विलंब किए मैं आपको यह सब अपने कवित्व के बारे में
बता रहा हूँ। लीजियो बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी, बित्त की सी थाती है कबीतन की राज को। मेरे इन कवितों की यह विशेषता है, उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो कि इसलिए मैं बिना लालच किए या बिना बहाना बनाए मैं अविलंब अपने कवितों की जो धरोहर है, बित्त की सी थाती, लीजिए बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी, बित्त की सी थाती है कबीतन की राज को। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि लीजिए बचाई जो, कि हे राजन कि आप इनको बचा लीजिए, जो चुरावे ना ही कोई सौंपी, कि जो कि जैसे कोई इनको कोई चुरा ना ले, अर्थात इनकी कोई चोरी ना कर ले, तो इसलिए मैं आपको यह सौंपना चाहता हूँ, आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ। कैसे कि वित्त किसी थाती है कबीतन की राज को। वित्त किसी थाती अर्थात वित्त का अर्थ होता है धन, धन संपदा, और थाती का अर्थ यहाँ पे है धरोहर, न्यास। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं उसी भांति इन कवितों को सौंप रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोई थाती या कोई धरोहर को समर्पित करता है, तो उसी तरह से मैं अविलंब अपने कवितों की यह जो थाती है, जो धरोहर है, वो मैं इस राज को अर्थात इस राज्य को समर्पित करता हूँ, ताकि इनको कोई चुरा न ले और आप इनकी हमेशा रक्षा करें। तो इस प्रकार इस अवतरण में कवित के संबंध में अर्थात कवित के पक्ष में इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। और श्लेष वर्णन के अंतर्गत अब हम इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं, जो धरोहर के या न्यास के पक्ष में है। वो इस प्रकार से होगी, बानी सो सहित सुबरण मुह रहे जहां। तो यहाँ पे कवि सेनापति कहते हैं कि यहाँ पे वाणी का अर्थ होगा कांति से या चमक से, सुवर्ण का अर्थ होगा सोना, और मोह अर्थात मोहरें, अर्थात कि जब दरबारी संस्कृति थी तो वहां पे सोने की मोहरें चला करती थी, तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। धरती अर्थात धरती है, अर्थ समाज, अर्थ का यहाँ पे धन से अर्थ लिया जाएगा। तो कवि सेनापति कहते हैं कि मैं अपने कवितों की जो थाती मैं राज्य को सौंपना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि उस धरोहर में अर्थात मेरे कवित की जो धरोहर है, उसमें उस धरोहर में कांति युक्त सोने की मोहरें हैं, अर्थात उनके मेरी जो उस थाती में चमकदार या कांति से युक्त सोने की मोहरें हैं, और अनेक प्रकार की धरती बहुत भांति अर्थ समाज को की, और अनेक प्रकार की संपत्ति का अर्थात धन संपत्ति का, समाज का यहाँ पे अर्थ होगा भंडार से, कि संपत्ति का भंडार पड़ा रहता है। संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में। फिर वो कहते हैं कि आप चाहें तो इनकी संख्या का गणना कर लीजिए, गिन लीजिए, इनको गिनती कर लीजिए। अलंकार का यहाँ पे अर्थ होगा आभूषणों की, कि आप इतने अधिक आभूषण हैं इनमें कि आप उनकी गणना कर लीजिए। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, कि इतने आभूषणों का यदि भंडार होगा तो अपनी बुद्धि से, कि अपनी बुद्धि को इसमें लगाइए, अर्थात बुद्धि रखिए, अर्थात कि इस सोने या आभूषणों की जो संपत्ति है, इसको कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, अर्थात कि इसको कहीं भी किसी के ऐसे सामने सजा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह आभूषणों को देख करके या धन संपदा को देख करके कोई भी उसके प्रति आकर्षित हो सकता है, अर्थात उसमें उनके प्रति सरसता आ सकती है। तो इस प्रकार की अपनी बुद्धि से इस सरसता से युक्त मेरे जो कवित हैं, इनको सुसज्जित करके रखिए। सुने महाराज चोरी होत चार चरण की, चरण का अर्थ यहाँ पे कोड़ियों से लिया जाता है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि हे महाराज, हे बुद्धिजनों, कि सुनिए कि चोरी तो चार कोड़ियों की भी हो जाती है। ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, तो कि इसलिए बड़ी अविलंब युक्त अर्थात कि शीघ्रता से सेनापति कहते हैं कि मैं कोई बहाना या कोई लालच या कोई लोभ नहीं है मुझे, उसको त्याग करके ही मैं यह सब आपको कह रहा हूँ। लीजियो बचाई जो चुराबे नाही कोई सौंपी, बित्त किसी थाती है कबीतन की राज को। तो कवि इस प्रकार कहते हैं कि आजकल तो चार कोड़ियों की भी चोरी हो जाती है, इसलिए बिना विलंब किए मैं अपनी यह जो कवित रूपी जो धरोहर है, यह तुम्हें सौंपना चाहता हूँ या सौंप रहा हूँ। तो इसलिए इनको आप बचा लीजिए, अर्थात इनकी रक्षा करिए, कि जिससे कि इनकी चोरी ना हो सके, अर्थात कि मैं आपको सौंप रहा हूँ इसलिए इनकी चोरी नहीं होगी। तो ये मेरे जो कवित रूपी जो वित्त के समान, अर्थात कि ये एक धन संपदा के समान ही है, जो बड़ा ही अमूल्य, बड़ा ही कीमती है,
तो मैं इन्हीं को थाती के स्वरूप अर्थात इस कवित्व रूपी जो मेरी धरोहर है, इसको मैं राज्य को सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार कवि सेनापति ने इस अवतरण में श्लेष वर्णन के अंतर्गत अपने कवित्व और धरोहर के संबंध में इसका श्लिष्ट वर्णन किया है। कवि ने अपने कवित्वों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, उन्हीं में से यह एक श्रेष्ठ श्लेष वर्णन है। इस कवित्व में मनहरण कवित्व छंद है और ब्रज भाषा है, और इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ और श्लेष तो है ही, उपमा जैसे वित्त की सी थाती है, इसमें उपमा अलंकार आया है और इसमें काव्य लिंग अलंकार का भी वर्णन हुआ है। इस प्रकार इसमें हम यदि श्लेष शब्द देखें तो वो है वाणी, सुवर्ण, अर्थ, अलंकार, चार चरण, थाती आदि। तो इस प्रकार हमने सेनापति जी के एक ही अवतरण में श्लेष वर्णन के अंतर्गत श्लिष्टता का चमत्कार हमें देखने को मिला है। छंद की पद मैत्री एवं गति यति आदि बड़ी ही प्रशंसनीय है।